हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं जैसे हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास सेकंड पार्ट है आज। अब हमारे पास पहले ही हमने किया था, मैंने कहा था कि कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है आप वो याद कर लेना क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमने आज क्या करना है, अभी हम करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बायस थ्योरम, ठीक है ना, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में एक बार नहीं आई हुई, ठीक है ना, लेकिन जो दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो अगर नहीं आई हुई तो दो ही बार एग्जाम हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं आएगी नहीं, क्योंकि दोनों हेडिंग दी हुई है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बायस थ्योरम दोनों का हेडिंग दी हुई है उन्होंने। तो अगर हमारे पास सीधी स्टेटमेंट इसके थ्योरम भी आ सकती है, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, इसके जो हमारे पास है क्वेश्चन इसके रिलेटेड वो भी आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इसके काफी लेंथी जाते हैं तो वो तो कम ही हमारे पास होप है, लेकिन स्टेटमेंट आ सकती है हमारे पास, तो वो ध्यान रखनी है। तो सीधा हम करते हैं पहले स्टार्ट, अभी टाइम नहीं वेस्ट करते अभी। तो क्या है हमारे पास, पहले करते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी कर्व। टोटल कर्व बोलना, सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमारे पास क्या दिया है, क्या कह रहा है, ए कैन अक्कर विद वन ऑफ, मान लो हमारे पास कोई इवेंट है, इफ एन इवेंट ए कैन अक्कर, कह रहे कि कोई इवेंट है हमारे पास वो अक्कर हो रहा है विद वन ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमारे पास क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिंग इवेंट है। तो एग्जॉस्टिंग इवेंट क्या होता है हमारे पास, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, दोनों मैंने बताए थे एग्जॉस्टिव इवेंट। तो जो हमारे पास म्यूचुअली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है वो दिए क्या है इवेंट हमारे पास, तो B1 B2 सोन अप टू हमारे पास Bn, ठीक है ना। अब एग्जॉस्टिंग का मतलब कि इन दोनों सभी की यूनियन कर दें तो इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या आएगा, ठीक है। और हमारे पास अगर इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिंग इवेंट। एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने A अपॉन B1 A अपॉन B2 मीन्स कि इसको गिवन बोल सकते हो, सोन अप टू A गिवन Bn, मीन्स कि किसी की भी निकालनी है। अगर हमने A गिवन B1 A गिवन B2 A गिवन सोन अप टू Bn, इनमें से किसी की एक की भी निकालनी है, सभी की सेम मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका जनरल हमारे पास एक ही फार्मूला होता है निकालने का, PA इज इक्वल टू, मीन्स की प्रोबेबिलिटी A क्या होता है, समेशन I वेरी फॉर 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इज एंड प्रोबेबिलिटी A गिवन BI, मीन्स कि अगर हमने B1 निकालना है तो जहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी B1, और क्या आ जाएगा A गिवन B1। अगर B2 निकालना है तो प्रोबेबिलिटी B2 A गिवन B2। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन निकलेगा हमारे पास। अगर आप देखो तो इसमें से यही आएगा ना, B2 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे और A जो बचेगा वही हमारे पास होता है। तो वो हमारे पास इस तरह से है। अब हमारे पास एग्जाम में जो आता है जनरल तो आएगा नहीं, एग्जाम में एक या दो के लिए आएगा, ठीक है ना। तो अगर दो के लिए आए तो हमारे पास वो फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स के लिए आ जाते हैं हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो वो आपने मेन ज्यादा याद रखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, साथ में क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1। अब B1 का तो निकल गया, हमें B2 भी चाहिए, मीन्स की 2 चाहिए नहीं इवेंट। तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, और साथ में क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी A गिवन B2। इसी तरह से हमारे पास अगर 3 का आ गया 4 का आ गया, तो जहां समेशन दिया है तो इसका मतलब सम होगा, ठीक है ना। जहां B1 था तो B1 आ गया, फिर B2 है तो B2 आ गया। अगर 3 दिया होगा तो 3 4 जितने हो गए उतने का एडिशन कर देना हमने, क्योंकि समेशन है तो समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना है हमने। तो वो सम हमने कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास आएंगी जो चीजें। तो ये किसके लिए था, 2 इवेंट के लिए, और यही आपने याद रखना है मेन ज्यादा। वैसे जनरल पूछेगा नहीं, 2 इवेंट के लिए आएगा। और इसमें से देख लेना है आपने 2 या 3 चीजें दी होंगी और एक निकालने को बोलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है अगर सारा कुछ वैल्यू गिवन है। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट। अब इसके बाद क्या है, बायस थ्योरम है। बायस थ्योरम है वो भी हमारे पास इसमें से ही निकलती है, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है बायस थ्योरम। फिर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से हमारे पास होते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ एन इवेंट ए अकर और सेम ऊपर जैसी विद एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोगोस्टिक इवन, इतना सारा सेम आएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास निकालना क्या है, तो इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ BI गिवन A, B1 गिवन A B2 गिवन A, इस तरह से आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ BI और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BI, ये किया हमने। और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास,
डिवाइड में हमारे पास आ गया समेशन आई वेरी फॉर 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन पी आई। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर दिया वो यही चीज नहीं है पूरी की पूरी, समेशन आई वेरी फॉर n to n प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई और प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी आई। अगर ये चीज दी है तो इसकी जगह हम पी ए लिख सकते हैं ना शॉर्ट में, अगर आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पता होनी चाहिए पहले, अगर पता है तो फिर बायस थ्योरम आती है, ठीक है। तो जहां आप हम पी ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या इसलिए क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा आसानी से हो। तो क्या आ जाएगा, अब हम 2 इवेंट के लिए निकाल के देखते हैं। तो 2 इवेंट के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम करें क्या, B1 गिवन ए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जैसे हमारे पास निकालनी है, देखो जहां पे बी आई था तो जहां पे B1 लिख दिया, तो B1 निकालना है तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जहां पे B1, उसके बाद क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, पी ए हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्या चाहिए, हमारे पास पी ए है। अब ये तो किसके लिए था, B1 के लिए था। अगर यही हमने किसके लिए निकालना, B2 के लिए निकालना। अगर B2 के लिए निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, तो ये कैसे निकलेगी हमारे पास, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी A गिवन B2। अब इसमें क्या है हमारे पास, जहां पे प्रोबेबिलिटी जैसे आई थी A, तो जहां पे क्या आएगी, 2 के लिए आएगी। वैसे जहां पे किसके लिए था, 1 के लिए था ना, तो B1 जो और B1 आएगा जहां, तो जहां 2 के लिए निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 प्लस क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 सॉरी साथ में प्रोबेबिलिटी ए गिवन B2। तो यही है ना हमारे पास। इसका मतलब क्या था, सम होता था ना, जहां पे 2 के लिए किया तो 2 का सम हो गया था, तो वही 2 का सम हो गया। अगर यही 1 के लिए, जहां एक इवेंट आना है, एक इवेंट के लिए करें तो एक ही जगह क्या आ जाएगा, जहां पे B1 और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए गिवन B1, ठीक है। तो समेशन का मतलब है कि हमारे पास 2 है तो 2 आ गए, 1 है तो 1 आ गए, 10 हो गए तो n टर्म आ जाएंगे। तो इस तरह से है। अब इसका देखो कि क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट तो आपको याद रखनी है तो नोट्स में आपको साफ साफ करके मिल जाएगी, वहां से कर लेना याद, बाकी समझा दिया मैंने। अब इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन कैसे आता है तो वो देखो। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या दिया होगा, सोन अप टू n बॉक्सेस दिए होंगे, 1 2 n मीन्स की 2 3 कुछ भी, हम सोन अप टू जनरल के लिए बात करेंगे ना। इधर भी हम मान लो 3 n बॉक्सेस है, मान लो अभी n की वैल्यू 3 मान के चलो, 3 बॉक्सेस है। अब क्या कहेगा इसमें हमने प्रोबेबिलिटी करनी है फाइंड फ्रॉम विच बॉक्स, मीन्स की हमारे पास दिया होगा कि रेड बॉल हमने निकालनी है, कि प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल की, एक रेड है एक ब्लू है एक ग्रीन है, कहेगा प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालो, लेकिन कौन से बॉक्स में है, इसमें है किसमें है। तो बॉक्स फाइंड करना है जब हमने, तो वो किसके लिए होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का। अगर हमारे पास क्या बॉक्स गिवन दिया होगा, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड थिंक व्हेन बॉक्स गिवन, मीन्स की हमारे पास बॉक्स गिवन होगा, वो कहेगा कि ये बॉक्स में हमारे पास निकालनी है, ये रेड है ब्लू और ग्रीन है, कहेगा कि रेड बॉक्स में से निकालो, लेकिन हमारे पास क्या निकालने, हमने निकालनी कि थिंग्स की कितनी थिंग्स है इसमें, हमारे पास टोटल का सम तो दिया होगा और हमारे पास अलग हो सकता है बाकियों का भी दिया हो। इसमें कहेगा कि कितनी नंबर ऑफ बॉल हैं, तो नंबर ऑफ बॉल निकालनी हमने एक बॉक्स में से, वो हमारे पास गिवन है तो वो बायस थ्योरम यूज होगी। अगर हमारे पास क्या है, बॉक्स देखना कि कौन सा नंबर ऑफ बॉल हमें पता है, कहेगा कौन से बॉक्स में से आ रही, तो इसलिए यूज होगा। बाकी ये चीजें मैंने जो अभी बताई आपको, जो भी आपको मार्क की हुई आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आया नहीं हुआ अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसको याद रखो। ये नहीं है कि नहीं आया तो नहीं करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। कई चीजें ऐसी भी इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैंने आपको करवाई है कि जरूरी नहीं सिलेबस से आता है। पिछली बार हमारे पास 2016 और 17 दोनों में एक बार 2 और एक बार 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, तो इसलिए आप देखो तो आउट ऑफ सिलेबस एक आधा क्वेश्चन तो आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास लगता है अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज तो हम क्यों छोड़ें उसको, तो इसलिए हमने वो कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, मीन्स की अगर सीधी याद रखो बस, अगर आपने एटलीस्ट निकालना है ना, एटलीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसका मतलब क्या कि आप 1 में से माइनस कर दो नो इवेंट। मान लो हमारे पास क्या दिया, डाइजी दिया है, तो वहां पे क्या दिया होगा, 1 से लेकर 6 तक दिया है। अब इसमें कहेगा कि एटलीस्ट 1 मीन्स की 1 6 में से कोई भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि नो इवेंट मीन्स कि इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, नो इवेंट में से 1 माइनस कर देंगे। जैसे हमें पता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो जहां से जो फार्मूला बना है, कह रहा है एटलीस्ट 1, तो हमने कर दिया नो इवेंट मीन्स की नो इवेंट हमने ये है, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो इसमें से एक तो आएगा कोई एटलीस्ट 1 वाला, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो फार्मूला याद रखना है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो अगर आपको जो फार्मूला आता तो 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा, अगर नहीं आता तो एटलीस्ट 1 के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो 3 इवेंट दिए हैं ए बी सी, तो एटलीस्ट 1 क्या करोगे, ए गिवन है और क्या करेंगे बी नोट और सी नोट, फिर क्या करेंगे इसकी यूनियन करेंगे, फिर क्या करेंगे ए हमारे पास
नहीं है, बी है और सी भी नहीं है। फिर इसकी यूनियन करेंगे, कहेंगे कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी हमारे पास दिया है। तो ये सारा कुछ करने का अच्छा है कि जहां पे क्या नो वन, तो नो का मतलब क्या होगा हमारे पास कि वन माइनस नो इवेंट बोला ना उसने, तो नो इवेंट का मतलब कि हमारे पास वन माइनस क्या कर दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी क्या है हमारे पास जहां पे, अगर हम आपको बताऊं, एक मिनट आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, जहां से अगर हम देखें, हाँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नोट नेड एंड के लिए हमारे पास आता है ना, तो ए नोट जे भी नहीं है, जे भी नहीं है और जे भी नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो एंड आया। अगर हमारे पास कहता कोई ना कोई तो फिर और आता। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी हमारे पास, तो वो आपको एग्जाम में दिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एक आया हुआ था, तो इसलिए मैंने जब बता दी थी। अभी आप याद बस ये रखोगी, एटलीस्ट हमारे पास क्या होता है, एटलीस्ट होता है इक्वल टू वन माइनस नो इवेंट, तो वो आपको बता दूंगा मैं, बाकी जो भी जरूरत होगी जिसकी। इसके बाद है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो बस स्टेटमेंट है, याद रख लो आप, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। बाकी आप नोट से देख लेना पूरा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसमें क्या होगा हमारे पास, कोई फंक्शन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो हमेशा पहले तो क्या ग्रेटर देन जीरो का, अब इवेंट है इसको कुछ भी मान के चलो, ग्रेटर देन जीरो आप जे मान के चलो कि इसकी प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगी या उसके उससे बड़ी होगी। अब इसमें याद कर रखना, समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो वही है कि इन सभी का सम इक्वल टू वन होगा। तो चीज तो वही है, मीन्स इसको लिखने का भी अलग किया हुआ है। तो यही होता है ना, जीरो से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी और वन से छोटी होती है, और समेशन कर दे अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूरी का तो वो इक्वल टू वन होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो बस उसने एफ एक्स की फॉर्म में लिखा है उसको। तो ये डिस्क्रीट है। यही हमारे पास इसी तरह से कंटिन्यूस के लिए भी आता है हमारे पास कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस के लिए करना, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन, में इसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास ये हो गया। और क्या कह रहा है हमारे पास कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, प्रोबेबिलिटी ए से बड़ा एक्स और बी से छोटा। तो ये दो फार्मूले याद रख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस से हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद है आया टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने क्या किया था, आई थिंक हमने कौन सा किया था, अब मुझे याद नहीं है पक्का, चलो वो देख लेना, आपको पता होगा। हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं एक बार, मैंने कहा था आपको कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में भी आना है, तो वह हम तब नहीं करेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ स्टैटिस्टिक्स में किया था, तो स्टैटिस्टिक्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बाकी इसके दो तीन हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो और हैं, जो कि जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, तो वो आप नोट से देख लेना। बाकी जो बाकी दो हैं हमारे पास, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो अभी हम करते हैं, वो हमारे पास जरूरी है अभी, ठीक है। तो पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों लिखता हूं मैं। तो क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, तीन टाइप्स के पहले तो होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो बाइनोमियल पॉइजन है, क्योंकि दोनों से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाइनोमियल से जो आया मैंने स्टैटिस्टिक्स में भी बता दिया था आपको, पॉइजन से जो आया तो वो मैं भी आपको बता दूंगा, और वही क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो मंथ की एक्सपेक्टेड आ सकता है क्वेश्चन, वो 5 से मैंने लाइन्स लिखी हुई है, जो प्रॉपर्टी है उसकी इंपॉर्टेंट वो मैंने लिखी है, तो वो देख लेना आप नोट से, तो जहां भी करवा देता हूं मैं। तो बाइनोमियल डिस्टेंस पहले तो हमारे पास क्या होता है, तो सारा के सारा जहां पे मैंने करवाया था ना पहले जो वहां पे करवाया वो अब मैं मान के चलूंगा कि आपको आता है, तो वो मैं दोबारा अभी नहीं करवाऊंगा, इसकी सीधी मैं प्रॉपर्टीज पे आऊंगा, तो वो प्रॉपर्टीज आप ध्यान दो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे नहीं करवाई थी, तो वो आप देख लो जहाँ पे। बाकी जो सिंपल चीज है वो स्टैटिस्टिक्स में की है, तो दोबारा नहीं मैं करवाऊंगा, आप देख लेना वहां से। तो क्या है, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, कह रहे कि इसमें जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसको आप लाइन के तरह ही याद रखो, इसकी डिटेल में मत जाओ, बस यही याद रखो कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया था कि कॉइन का हमारे पास, अगर हम बात करें कॉइन का
डाइज के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट होते हैं इसमें। नंबर ऑफ ट्रायल सब किसको बोलते हैं, तो ट्रायल को हम क्या बोल सकते हैं, इवेंट ही बोल सकते हैं कि कितने टाइम उसने किया, कितने टाइम उसने थ्रो किया डाइस, कितने टाइम उसने कॉइन टॉस किया, तो वो ट्रायल होते हैं हमारे पास। तो ट्रायल इज फाइनाइट, फाइनाइट हो गई क्योंकि इनफाइनाइट के लिए हम कभी भी कोई चीज काउंट नहीं कर पाएंगे इसमें। इसके बाद थर्ड है, थर्ड का कह रहा है वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर वे लेस देन मीन। वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है ऑलवेज लेस देन किससे, हमारे पास मीन से है। तो ये होता क्या है वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या होता था एनपीक्यू होता था। कह रहे कि ऑलवेज लेस देन किससे होगा, तो हमारे पास मीन से, तो वो क्या होता था हमारे पास एनपी होता है। ठीक है ना। अब जो नोट्स में मिलेगा, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया ताकि आपको समझ में आ सके और आपको रिकॉल भी होगा कि क्या किया था। स्टैंडर्ड वेरिएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो की थी, तो उस स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, एनपीक्यू रूट में था, वेरिएंस में स्क्वायर हो गया उसका, तो एनपीक्यू आ गया सॉरी। और मीन के लिए क्या आ गया हमारे पास, एनपी आ गया। तो आइए समझ में आ गया होगा। अब क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जूनी मॉडल और बाई मॉडल। कह रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जूनी मॉडल और बाई मॉडल। अब जूनी मॉडल और बाई मॉडल होता क्या, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। जूनी मॉडल वही है, और कर लो जहाँ पे, हाँ। तो जूनी मॉडल मीन्स की एक ही मॉडल, मीन्स की एक मॉडल का मतलब कि उसका हमारे पास स्ट्रक्चर या किस तरह का होता है, तो एक ही तरह का होता है वो जूनी मॉडल है, दो तरह का हमारे पास तो बाई मॉडल है। ठीक है। तो अब हमारे पास पहले देख लेते हैं जूनी मॉडल और बाई मॉडल का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें बाई मॉडल का यूज करें, तो बाई मॉडल के लिए हमारे पास मोड की वैल्यू इसमें एग्जाम में पूछी गई है। तो बाई मॉडल के लिए कहेगा कि बाय मॉडल में मोड की वैल्यू क्या है, जैसे मीन मीडियन मोड है तो उसमें से मोड की वैल्यू क्या है, तो के और के प्लस वन, सॉरी माइनस के माइनस वन, ये दोनों हमारे पास क्या है, मोड की वैल्यू है बाय मॉडल के लिए। और यहीं अगर हम बात करें कि किसके लिए, जूनी मॉडल के लिए, जूनी मॉडल के लिए कहें तो जूनी मॉडल के लिए हमारे पास मोड की जो वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन। अब इंटीजर आपको गिवन दिए होंगे, तो जो भी हमारे पास लार्जेस्ट लगेगा वही होगा, या फिर आपको लैंग्वेज की फॉर्म में चाहिए दिया होगा कि लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन। तो आई होप समझ में आ गया, अगर राइटिंग समझ आ रही होगी, थोड़ा मार्कर ज़्यादा इंक छोड़ रहा है हमारे पास, तो चलो मैं करता हूँ ट्राई। हाँ, तो नेक्स्ट देखो, वैसे तो यही हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इतना ही था। बाकी इसका फार्मूला आपको पता है, तो वो मैंने वहां पे करवाया हुआ है, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ठीक है। तो वो आप वहां से देख लेना स्टैटिस्टिक्स से, बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या था हमारे पास, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन एक ही है और वही इंपोर्टेड क्वेश्चन है जो आया हुआ है, और वही बनता भी इंपोर्टेड है, उसके अलावा सम इंपोर्टेड है कुछ, लेकिन फिर भी दो चार मैंने लाइन जो मुझे लगी कि इंपोर्टेड है मैंने बताता हूँ अभी आपको। तो क्या है, ओनली वन पैरामीटर इज वन, कह रहा है कि ओनली वन पैरामीटर। तो अगर आपको कहे कि एक ही पैरामीटर हमारे पास किस में यूज होता है, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। इतना याद रखो बस, 1 मार्क में सीधा पूछ सकते हैं। तो वन पैरामीटर यूज होता है, तो उसको बोलते क्या है, तो उसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे वहां पे हमने किया था NPQ, तो P सक्सेस के लिए था, Q फेलियर के, और N नंबर ऑफ ट्रायल। तो जहां पे M ही कह रहा है कि केला यूज होगा, M के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर अकेला M ही यूज होगा हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास इसमें जो मीन होगी वो भी M होगा, और हमारे पास जो वेरियंस होगा, तो वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, सेम ही होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, तो वो देखो किसने कहा था कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू किसकी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के, सॉरी वेरियंस की इक्वल होती है। तो मीन इक्वल टू आ गई ना हमारे पास, जहां से वेरियंस की इक्वल, तो ये किस में होती है हमारे पास, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है। अगर एग्जाम में आया है तो इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है बस आपने। और यही चीज है जहाँ सीधा पूछ सकता है कि वन पैरामीटर है और वैल्यू पूछ सकता है MM है दोनों की। इसके अलावा ये भी क्या होता है, जब भी हमारे पास जूनी मॉडल और बाई मॉडल दोनों होता है, डिपेंडिंग अपॉन M, कि M के ऊपर डिपेंड करता है कि जो जूनी मॉडल और बाई मॉडल है। तो अगर तो हमारे पास क्या है, M हमारे पास क्या है, जूनी मॉडल है, M अगर हमारे पास क्या है, जूनी मॉडल है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन। तो सेम मैंने ऊपर बाइनोमियल के लिए बताया था। और अगर हम हमारे पास क्या है, बाई मॉडल है, अगर जब बाई मॉडल है तो बाई मॉडल के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, बाई मॉडल में हमारे पास क्या था
कि वही हमने जो के किया था, तो जहां मैंने कहा कि सारा एम पे डिपेंड होगा तो के की जगह एम कर दिया, तो एम और m-1। ठीक है, तो बस यही हमारे पास है, ज्यादा इससे और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी इसका फार्मूला है तो वो आप कर लो अगर याद करना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का इसका फार्मूला क्या है, तो e की पावर -m, m की पावर r अपॉन में क्या आ गया मोड में r, और r वेरी क्या करेगा 0 से लेकर सोन अप टू हमारे पास इनफाइनाइट तक जाएगा जी। ठीक है, इसमें e की वैल्यू वो पूछ सकता है क्या है, तो वो क्या होगी 2.7183। तो जे वैल्यू सीधी सीधी वैल्यू पूछ सकते हैं, तो जे हमारे पास e की वैल्यू होती है इसमें। और मीन इक्वल टू किसके होता है, m इक्वल टू क्या होता है मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, m इक्वल टू कह सकते हैं हम np की इक्वल, क्योंकि मीन हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहाँ np है, तो m इक्वल टू np। ठीक है ना, तो ये भी आ सकता है, तो ये चीज। ठीक है, तो आइए अब समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है हमारे पास, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने इकोनॉमिक्स की होगी ना तो उसको पता होगा, जैसे मैंने भी बीएससी इकोनॉमिक्स की हुई है वैसे, तो उसमें काफ़ी डिटेल में काफ़ी समझा होगा बच्चों ने अगर किसी ने की हुई है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से आया नहीं हुआ कुछ, लेकिन हमारे पास इसमें से क्या रखना है आपको पता है, एक नॉर्मल कर्व होता है हमारे पास इस तरह से, जहां हमारे पास ऊपर पीक पे जाता है और फिर हमारे पास क्या आ जाता है नीचे आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास होता है, इसको क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं। इधर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है म्यू-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इधर क्या होती है म्यू+3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये पी ऑफ जेड हमारे पास पी जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इनफाइनाइट के लिए क्या यूज होता है हमारे पास, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एन इज इनफाइनाइट। अब देखो इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है और इधर भी क्या जा रहा है इनफाइनाइट जा रहा है, तो एन इज इनफाइनाइट हो जाता है, जहाँ क्या बोल सकते हैं कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाता है हमारे पास इसमें। अब इसमें एक और चीज क्या है कि मीन इक्वल टू मीडियन के होता है, मीडियन इक्वल टू मोड के होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें हमने क्या किया था, दो चीजें इक्वल थी उसमें हमारे पास, क्या था कि जो वेरियंस था, वेरियंस हमारे पास मीन के इक्वल था, दोनों एम के इक्वल थे। ठीक है ना, इसमें तीनों इक्वल है, और किसके इक्वल है तो वो भी मैं आपको बता दूं अगर, तो हमारे पास क्या है मीन इक्वल टू किसके है हमारे पास, तो मीन इक्वल टू किसके है म्यू के, जो कि हमारे पास चाहिए। तो अब मीन इक्वल टू तो चाहिए तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब मीडियन भी म्यू और मोड भी म्यू है हमारे पास। इसके अलावा वेरियंस की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं इसके स्क्वायर, तो वही हमारे पास इसको डिनोट भी इसी से करते हैं वेरियंस को। ठीक है ना, इसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी से डिनोट करेंगे वेरियंस को। इसके बाद कह रहे हैं कि पी नॉर क्यू वेरी स्मॉल पी आर फेयरली नियर इक्वल। चलो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। बाकी इसका फार्मूला एक याद रखो आप, पी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या आ गया मोड, सॉरी क्या बोलते हैं इसको रूट बोल बोल के गला थक गया मेरा, सॉरी लैम क्या बोलते हैं इसको रूट 2 पाई ए की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी की पूरी पावर स्क्वायर में हमारे पास ई की पावर में है ये सारी फॉर्म। तो ये हमारे पास, और बाकी ये क्या है बेस में और ये नीचे है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसको आप ज्यादा रखना चाहते हो तो रख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, लेकिन फिर भी रख लो। इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ वैसे, इसमें से क्वेश्चन यही आ सकता है कि इनफाइनाइट है अप्रोच कर रहा हो, जो तीनों इक्वल है और जो इक्वल टू इसके है, बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें सिंपल सी चीजें हैं, इक्वल है। बाकी इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आ सकता है, वहां से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं करवा देता हूँ अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आई होप आवाज सुन रही होगी, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, गला मेरा थोड़ा पेन कर रहा है अभी। तो प्रॉपर्टीज है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल अबाउट मीन। क्या कह रहा है, इट इज परफेक्टली सिमेट्रिक अबाउट मीन, मीन इसी तरह से लिख देता हूँ मैं। इसके बाद है इट इज वेल शेप्ड इन विच 2 हाफ्स आर एग्जैक्टली सेम। तो जो मैंने बताया था अभी इस तरह से डायग्राम है, तो इसमें 2 हाफ, जे वाला एरिया और जे वाला एरिया सेम नहीं है, तो कह रहा है कि इसमें से एग्जैक्टली 2 हाफ सेम। तो सीधा याद रख लो, बाकी नोट्स में पूरा मिल जाएगा। एग्जैक्टली 2 हाफ सेम कहेगी किस में है हमारे पास, तो वो हमारे पास कौन सी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास क्या है, तो जो हमारे पास यूनी मॉडल है बाई मॉडल नहीं है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही तरह की है, तो इट इज यूनी मॉडल, इसको बाई मॉडल नहीं बोलते हम कभी भी, तो इसलिए हमारे पास जो एक ही तरह की होती है यूनी मॉडल। अब इसके बाद कह रहे कि हाइट इज मैक्सिमम एट अ मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू पे हाइट मैक्सिमम होती है, वे भी डायग्राम में बताया था कि ये वैल्यू हमारे पास मीन होती है,
तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो हमारे पास कह सकते हैं इसको कि हाइट मैक्सिमम एट मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। तो जहाँ पे हमारे पास इसकी हाइट मैक्सिमम होती है, मीन किसको बोलते हैं, यहाँ पे म्यू को बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ कुछ वैल्यूज हैं। तो अगर हम बात करें कि मीन की वैल्यू हमारे पास कह रहा है कि जब हमारे पास +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो क्या करेगा, ये कवर करेगा कुछ एरिया। तो कितना एरिया कवर करेगा, तो ये कवर 68.27% एरिया जो कवर करेगा। इस डायग्राम की बात करें कि इस डायग्राम में कितना एरिया कवर होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मीन क्या हो जाए, +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए तो ये कवर क्या करेगा, 95.45% एरिया कवर करेगा। यही अगर मीन +-3 लैम्डा हो जाए तो ये कितना एरिया करेगा, तो 99.73। अब मैंने बताया था कि जहाँ पे क्या था, -3 लैम्डा और जहाँ पे +3 सिग्मा था, किसके साथ, म्यू के साथ। तो जहाँ पे +3 है ना, तो पहले अगर हम इससे थोड़ा पीछे जाएं और इसके थोड़ी पीछे जाएं तो 2 होगा, फिर 1 होगा। तो वही कह रहे हैं, अगर प्लस सिग्मा होगा +2 होगा, माइनस लेफ्ट साइड और प्लस राइट साइड। तो +3 तक जा सकते हैं मैक्सिमम हमारे पास, ये +3 वाला। तो +3 और -3 के लिए हमारे पास इतना एरिया कवर होगा। तो एरिया तो वही होगा ना, जितना लेफ्ट साइड उतने राइट साइड, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि ये क्या है, हाफ सेम होता है। तो चाहे लेफ्ट साइड नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव, सेम एरिया कवर करेगा वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी खत्म हो गया है। अब हमारे पास बस 2 टॉपिक रह गए हैं, सिंपल से छोटे छोटे हैं, 5-10 मिनट में हो जाएंगे वो भी। तो क्या कह रहे हैं हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ वैसे, लेकिन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक इसमें से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो, जिसमें से नहीं क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ, लेकिन जो हमारे पास वेरिएंस आता है इसमें, तो वेरिएंस एग्जाम में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं जो करवा रहा हूँ कि हो सकता है कि वो आपको मिल जाए। तो करते हैं, बस इसमें फार्मूले हैं तो वो सिंपल से फार्मूले याद रखने, बाकी आपको वैल्यूज दी होगी, बस आपको फार्मूले याद होंगे तो आप सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए फार्मूले आपने वो याद रखने हैं। तो सीधा याद रखो पहले कि एक्सपेक्टेड ऑफ के का मतलब कॉन्स्टेंट है। अब तो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ 1 कर दे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर जहाँ 1 है, जहाँ 2 है तो जहाँ 2 आएगा। तो इसकी जो अंदर वैल्यू वही आएगी अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो वैल्यू। इसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड ऑफ y। इसके बाद है एक्सपेक्टेड ऑफ ax प्लस वाई कर दें अगर हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, a टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ x और एक्सपेक्टेड ऑफ, सॉरी जहाँ पे क्या आ गया साथ में, जहाँ पे प्लस b आना था, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ऐसे b आ जाएगा, ठीक है। जब फार्मूले सिंपल से आप खुद ही याद कर लेना, एक बार मैं लिखवा देता हूँ। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड ऑफ वाई मल्टीप्लाई में। अब ये हमारे पास क्या है, कह रहा है कि अगर इफ, इसमें यहीं पे लिख लो, इफ कह रहा है कि एक्स अगर ग्रेटर देन 0 दिया है हमारे पास, इक्वल नहीं आएगा, या ग्रेटर देन 0 दिया है, तो एक्सपेक्टेड हो जो एक्स है हमारे पास वो भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 0। जहाँ ग्रेटर देन और जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ है 0, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर x लेस देन y है तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ x भी लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ y के। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर कहे कि एक्सपेक्टेड ऑफ x का मॉडुलस है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ x के, जहाँ पे मॉडुलस x को है और जहाँ पे होल पे है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद वेरिएंस के रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। तो वेरिएंस के भी हमारे पास होंगे एक्सपेक्टेड की फॉर्म में। तो क्या कह रहा है, वेरिएंस को लिखना कैसे, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इस तरह से लिखना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या कह रहा है हमारे पास, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि म्यू का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स मीन्स की जो मीन ही है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स मतलब जो सारे के सारे फार्मूले मीन के मैं बता दूं पहले, और जो वेरिएंस के आ रहे हैं आगे। तो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स और इसकी होल स्क्वायर यही किया है, इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी है बस, ठीक है। इसको अगर फिर से खोलें तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ, सॉरी हमारे पास एक्स के स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की होल का स्क्वायर, जहाँ एक्स का स्क्वायर और जहाँ होल के स्क्वायर। तो जहाँ तक ये एक ही फार्मूला है, इसको 1, 2 और 3 वे से लिखा हुआ वेरिएंस को। तो ये तीनों फार्मूले इसके याद रखने हैं। इसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई है हमारे पास, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई।
ठीक है, तो ये है हमारे पास फार्मूला। इसी तरह से माइनस के लिए भी, तो माइनस के लिए भी यही कर लो, अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास कि वेरिएंस, बाकी छोड़ दो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो और है वो आपका सिलेबस में, अगर आपने याद करने हो तो कर लो, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है मैंने वैसे ही करवा दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये आ सकता है आई थिंक, तो जो चीज़ मुझे लगी ठीक है, बाकी सिलेबस में नहीं है अगर मैं बता दूँ आपको ये, तो बाकी फिर भी आप कर लेना अगर करना होगा ये तो। बाकी इसके बाद एक दो ट्रिक रह गई हैं जो हमने करनी है, बाकी सिलेबस आपका ऑलमोस्ट ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक। एक दो नोट हमारे पास जो क्या है, अभी मैंने आपको अभी तक क्या बताया था, इसमें से हाँ ये चीज़ याद रखो आप, क्या है हमारे पास साइमल्टेनियसली अकरेंस है, एक साइमल्टेनियसली अकरेंस। अब ये होती क्या है, अब आई थिंक ये आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगा, मुझे अचानक याद आया तो वो मैं करवाने लगा हूँ। तो ये दो तरह की होती है हमारे पास, डिपेंडेंट इवेंट और एक क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। दो तरह की होती है, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये क्या है, डिपेंडेंट का मतलब कि विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी पहले आप देखते जाओ फिर मैं समझाता हूँ सारा का सारा। और ये क्या है, विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास है क्या, मान लो हमारे पास क्या दी है, एग्जांपल से समझाता हूँ फिर समझ में आएगा आपको। रेड बॉल 6 दी है, ब्लू बॉल 7 दी है और ब्लैक बॉल 3 दी है, ये हमारे पास दिया है। उसने क्या बोला कि फाइंड करो 3 रेड बॉल, तो हमारे पास क्या होगा, क्या कह रहा है, फाइंड करो 3 रेड बॉल। अब रेड बॉल हमारे पास क्या जाता हो, इंडिपेंडेंट दिया होगा, जो डिपेंडेंट दिया होगा, तो वही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट दिया है, ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ हमारे पास क्या दिया जाए, इंडिपेंडेंट दिया है। अगर इंडिपेंडेंट दिया तो इंडिपेंडेंट के लिखे कि विद रिप्लेसमेंट, मीन्स की रिप्लेसमेंट होगी। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, हमने निकालनी क्या है, रेड बॉल निकालनी है ना। टोटल बॉल पहले देखेंगे कितनी है, तो 6 7 और जो 13 और 3 कितना 60, तो टोटल हमारे पास आ गया 60, तो नीचे तो 60 नहीं आएगा। तो 16 का मतलब कि क्या आ गया, फर्स्ट टाइम 6 आया और पॉइंट 16, दूसरी बार होगी तो वो भी 6/16 और जे हमारे पास क्या होगा, जे भी 6/60, ठीक है। तो जे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या आ जाए, जे इंडिपेंडेंट आ जाए, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट आ गया तो हमारे पास नहीं आएगा बीच में, सॉरी, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट के लिए है। अगर यही हमारे पास आ जाए क्या, डिपेंडेंट के लिए, तो डिपेंडेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हमारे पास क्या, किसके लिए कर लो, डिपेंडेंट के लिए। अगर डिपेंडेंट के लिए आ गया तो तब क्या होगा हमारे पास, डिपेंडेंट का मतलब क्या कि हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स की रिप्लेसमेंट नहीं होगी। इसमें रिप्लेसमेंट हुई ना, मीन्स की अगर हमारे पास जहाँ पे बॉक्स में 6 बॉल है, तो अगर ये एक बॉल निकाली तो उसकी जगह दूसरी बॉल हमने रिप्लेस कर दी, तो मीन्स की विद रिप्लेसमेंट। जब रिप्लेसमेंट हो रही है तो उस बॉक्स में 6 की 6 बॉल ही रहेंगे, तो जितनी बार निकालेंगे हम 6 ही निकालेंगे। लेकिन कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। जब हमने बॉल निकाली तो 6 में से जहां रहेगी 5, फिर निकाली तो फिर जहां रहेगी 4, मीन्स की रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, 6/16 पहले थी, फिर अगली बार 5/16, फिर क्या होगी 4/16, क्योंकि 3 ही बाल निकालनी है तो 3 बार कर दी हमने मल्टीप्लाई। तो इस तरह से जो भी आएगा हमारे पास वो आंसर होगा। तो आइए समझ में आ गया कि ये चीज एक आती है क्वेश्चन में। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है, मुझे लगता है कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन शायद आए हुए ऐसे, सॉरी फ़ोन की ना बैटरी आई थिंक फुल हो गई है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ वीडियो कैंसिल ना हुई हो, पूरी देखी हो। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, जल्दी से देख लो कि हमारे पास साइमल्टेनियसली अकरेंस है, विदाउट डिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट होती है विद रिप्लेसमेंट। तो जो एग्जांपल ली थी, रेड बॉल 6, ब्लू बॉल 7 और ब्लैक बॉल 3, तो जब हमारे पास टोटल 16 बार होगी तो फाइंड करने को कह रहा है कि 3 रेड बॉल निकालो। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि ये चीज़ें हमारे पास क्या होगी, विद रिप्लेसमेंट, मीन्स की एक बार निकाली तो फिर से उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो जहां 6 ही बार रहेंगी तो 6 फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम भी और थर्ड टाइम भी, तो ये आंसर आया।
अगर हमारे पास क्या कह रहा है डिपेंडेंट हो तो उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में इसकी बॉल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो 6 थी, एक बार निकाल ली तो रिप्लेस तो हो सकती है, जहां रहेगी 5, तो क्या आ गया 6.16, 5.16, 4.16। तो बस यही था, मैंने समझा दिया था। वो कई बार क्या होता है वीडियो कट हो जाती है तो मुझे पता नहीं अभी, तो इसलिए दोबारा से समझ लिया। तो यही हमारे पास जितना भी था प्रोबेबिलिटी, इसी के साथ सारा का सारा फिनिश हो गया। आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई है जहाँ पे फिनिश। और अभी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और अगर आपको लगता है कि हमारा स्टडी जो अच्छी चल रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कर सकती हो। इस नंबर पे उसे बता सकते हो। अगर किसी ने अकेले नोट्स बाय करनी हो, टेस्ट सीरीज बाय करनी हो, या हमारे पास जो MCQ है वो बाय करने हैं, या कुछ भी करना है, या वैसे किसी को अगर कोई आइडिया नहीं है, वैसे किसी ने आइडिया लेना है, तो वह सजेशन के लिए भी कॉल कर सकता है जहाँ पे। उसके अलावा 11th-12th के लिए अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए भी फुल बैच हमारे पास जहाँ पे स्टार्ट चल रहा है, तो वो करना हो किसी ने तो तब भी कर सकते हो। बाकी चैनल को शेयर करो, जिसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQ फिर मैं वीडियो को डाल सकूँगा इसके एक्स्ट्रा भी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।